तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मरकजी हुकूमत फिर से कुछ किसान लीडरों से कर सकती है राब्ता। मरकजी हुकूमत जल्द किसानों के उनके मुतालबात पर तहरीरी यकीन दहानी दे सकती है। हरियाणा में किसानों पर हुए मुकदमात की वापसी पर भी तहरीरी यकीन दहानी। तहरीरी यकीन दहानी के बाद किसान वापस ले सकते हैं अपना एहतजाज। तो इस वक्त की बड़ी खबर किसान आंदोलन के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। मरकजी हुकूमत फिर से कुछ किसान लीडरों से बातचीत कर सकती है। मरकजी हुकूमत जल्द किसानों को उनके मुतालबात पर तहरीरी यकीन दहानी दे सकती है। वहीं हरियाणा में किसानों पर हुए मुकदमात को वापसी पर भी तहरीरी यकीन दहानी कराई जा सकती है। आपको बता दें कि तहरीरी यकीन दहानी के बाद किसान वापस ले सकते हैं अपना एहतजाज। तो सबसे पहले आप बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे की। जी हां, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पूर्वांचल पहुंच चुके हैं। वो आज गोरखपुर में रैली से इंतखाब करने वाले हैं। वहीं इस दौरान वो कई प्रोजेक्टों की सौगात आवाम को देने वाले हैं, जिसमें खाद के कारखाने, एम्स और ICMR मरकज का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे। गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट 8,603 करोड़ की लागत से बनाया गया है। फर्टिलाइजर प्लांट हर रोज 3,850 हेट्रिक टन यूरिया की पैदावार करेगा। साथ ही पूर्वांचल को पहले एम्स का तोहफा मिलेगा। इन दो बड़े प्रोजेक्टों के साथ गोरखपुर में ICMR सेंटर भी आवाम के लिए वक्फ करेंगे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। इंडस्ट्री के लिए जमीनें बनाई गई हैं, उनमें अभी से लोगों ने आवेदन करना शुरू कर दिया है। यानी उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल हिस्सा था, जहां कोई आना नहीं चाहता था, जहां मौतों तो आप तस्वीरों में बराह रास्त देख सकते हैं, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पूर्वांचल पहुंच चुके हैं। वो गोरखपुर में इस वक्त मौजूद हैं और 3 बड़े प्रोजेक्टों का इस वक्त वो इफ्तिताह करेंगे और आवामी रैली से खिताब भी करेंगे। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग इस रैली में जमा हैं। गोरखपुर में आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को पहुंचना था और वो पहुंच गए हैं और इस दौरान वो कई प्रोजेक्टों की सौगात आवाम को देंगे, जिसमें 3 बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिनका इफ्तिताह अब से कुछ ही देर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे। जिसमें आपको बता दें खाद के कारखाने समेत एम्स और ICMR मरकज का इफ्तिताह शामिल है। गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट 8,603 करोड़ की लागत से बनाया गया है और इन इफ्तिताह के साथ जो कई इन्वेस्टमेंट का माहौल होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। और आपको बताएं, एम्स और ICMR मरकज का इफ्तिताह करने के बाद से रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। वहीं एम्स का इफ्तिताह करने से जो वहां के लोग हैं उनको यकीनन इससे फायदा पहुंचेगा। गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट जो कि 8,603 करोड़ की लागत से बनाया गया है, आज उसका इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि ये फर्टिलाइजर प्लांट हर रोज 3,850 मैट्रिक टन यूरिया की पैदावार करेगा। साथ ही पूर्वांचल को पहले एम्स का तोहफा मिलेगा। तो पहला एम्स का इफ्तिताह आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं उनके हमरा उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी साथ हैं। और जब सेवक जनता और अब से कुछ ही देर में 3 बड़े प्रोजेक्टों का इफ्तिताह यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपके तो कई बड़े लीडरान इस वक्त गोरखपुर में मौजूद हैं। बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत भी देखी जा सकती है और इस दौरान वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी मोदी मोदी मोदी। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं एक बार जोरदार तालियों के प्रणाम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय का बड़े प्रोजेक्टों की सौगात आज उत्तर प्रदेश की आवाम को मिलने जा रही है। PM मोदी पूर्वांचल पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में 3 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और आवामी रैली से खिताब भी करेंगे। हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। देश को
सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव में आज राहत दी है। आपको बता दें, समाजी कारकुन और वकील सुधा भारद्वाज को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत मिली है। भीमा कोरेगांव केस का ये मामला है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में भीमा कोरेगांव और एल्गर परिषद नस्ली तशद्दुद मामले में मुलजिम सुधा भारद्वाज को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली जमानत पर मोहर जब्त की है। कोर्ट ने सुधा की जमानत के खिलाफ एनआईए की अर्जी को खारिज किया है। वहीं 12 राज्यसभा अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली को लेकर अपोजिशन लगातार एहतजाज कर रही है। पार्लियामेंट के अहाते में गांधी जी के मुजस्समे के सामने अपोजिशन पार्टी का एहतजाज पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। आपको बता दें, दीगर पार्टियों के मेंबरान पार्लियामेंट उनकी हिमायत में पहुंच गए हैं और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की लगाए। उनका कहना है कि जब तक मुअत्तली वापस नहीं ली जाती, वो पार्लियामेंट की कार्रवाई के दौरान सुबह से शाम तक महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने धरने पर बैठे रहेंगे। लेना होगा बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे हिटलर शाही बंद चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी शाही नहीं चलेगी। मोदी सरकार। अगर वो माफी मांगते हैं तो जो कुछ भी हुआ देश देख चुका है। द कंट्री हैज विटनेस्ड इट। इसमें पूरा अभी भी सोशल मीडिया पे उन लोगों ने ही सोशल मीडिया पे अपने मोबाइल पे शूटिंग करके डाला है, तो इसलिए सब है, इट इज ऑन रिकॉर्ड। अगर आज भी वो एक्सप्रेस करते हैं कि हम माफी मांगते हैं, अंदर आके माफी मांगते हैं, हम सस्पेंशन विथड्रॉ करने के लिए तैयार है। हाउस चलाना हमारी सबकी इच्छा है, लेकिन सरकार हाउस को चलाना नहीं चाहती और जो 12 लोग सस्पेंड हो गए हैं उनका सस्पेंशन रिवोक नहीं करना चाहती और वो यही इसी पे खड़े हुई है कि सभी लोग माफी मांगे। कानून के तहत और रूल्स के तहत और संविधान के तहत इनको जो सस्पेंशन किया गया है वो गलत है और गैर कानूनी है। इसीलिए हम चाहते हैं कि उनको सस्पेंशन रिवोक किया जाए। संसद यहाँ ही चलेगी, अंदर तो चलने नहीं देते। अगर चलेगी तो हमारे 12 जो साथी है उनके साथ संसद चलेगी। वो बाहर बैठेगा और हम संसद में बैठेंगे, ये हमें शोभा नहीं देता। उनकी एक लड़ाई थी, वो हमारे लड़ाई में शामिल थे, तो कुछ अंदर कुछ बाहर नहीं। कल हम लोग पूरे खरगे साहब के लीडरशिप में यहाँ बैठेंगे और सब लोग यहाँ आएंगे, पूरा दिन बैठेंगे। आज भी हम हमारा मुद्दा उठाना चाहते थे, लेकिन चेयरमैन साहब ने 2 सेकंड में सदन को बंद कर दिया। किया है सरकार ने और चेयरमैन साहब ने, तो उसके खिलाफ सब लोग एक साथ हैं और उसी में फैसला लोगों ने किया है कि कल पूरा अपोजिशन एमपीज यहाँ साथ में बैठेंगे। तो क्या सिर्फ राज्यसभा के, लोकसभा के भी? नहीं, लोकसभा के भी बैठ सकते हैं, कांग्रेस के तो दोनों ही सदनों के लोग बैठेंगे। चलिए तो सीधा रुख करेंगे गोरखपुर का, जहां पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ खिताब कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने बीच में पाकर के मैं आप सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरती पर आज के श्लोकार्पण कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष
माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, केंद्रीय मंत्री माननीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, माननीय श्री पंकज चौधरी जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, सूर्य प्रताप शाही जी, जय प्रताप सिंह जी, दारा सिंह चौहान जी, माननीय सांसद श्री ब्रजलाल जी, संजय निषाद जी, गोरखपुर के सांसद श्री रवि किशन जी, माननीय सांसद श्री कमलेश पासवान जी, रविंद्र कुशवाहा जी, जगदंबिका पाल जी, विजय कुमार दुबे जी, जयप्रकाश निषाद जी, शिव प्रताप शुक्ला जी, प्रवीण कुमार निषाद जी, डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, श्री हरीश द्विवेदी जी, प्रदेश सरकार के सभी मंत्रीगण, सभी माननीय विधायकगण और भारी संख्या में उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए भाइयों बहनों, मैं आप सबकी ओर से आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का यह कार्यक्रम पूर्वी उत्तर प्रदेश की उस सपने को साकार करने जैसा है जो विपक्ष के लिए असंभव हो गया था। 3 दशकों तक जिसके लिए 5-5 सरकारों ने हामी भरने के बाद अंततः इसे असंभव बनाया था, उसे नामुमकिन बनाया था, लेकिन उसे संभव बनाने और उसे अपने नाम के अनुरूप मोदी है तो मुमकिन है यह बनाने का जो एक कार्य आज साकार रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश देख रहा है, मैं इसके लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना 10 जून 1990 को बंद हो गया था। तो आपने देखा गोरखपुर से वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपने जो बुलंद आवाज में अपना पैगाम आवाम तक पहुंचाया, वहीं वज़ीर आज़म का वालिहाना इस्तकबाल किया। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बात करेंगे राहुल गांधी की। जी हां, राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में आज किसानों के ताल्लुक से सवाल उठाया और उन्होंने किसानों के ताल्लुक से सवाल उठाते हुए कहा कि तहरीक के दौरान, किसान तहरीक के दौरान जो भी किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए। पूरा देश जानता है किसान आंदोलन में तकरीबन 700 किसान शहीद हुए। प्रधानमंत्री जी ने कहा देश से और देश के किसानों से माफी मांगी और उन्होंने कहा, एक्सेप्ट किया कि उन्होंने गलती की है। 30 नवंबर को एग्रीकल्चर मिनिस्टर से सवाल पूछा गया था कि किसान आंदोलन में कितने किसान शहीद हुए। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि उनके पास कोई डेटा नहीं है। हमने पता लगाया, पंजाब की सरकार ने तकरीबन 400 किसानों को
कॉम्पनसेशन दिया है 5 लाख रुपए का, और उनमें से 152 किसानों को रोजगार दिया है। ये लिस्ट मेरे पास है, ये मैं हाउस पे टेबल पे लेकर दूंगा। एक और लिस्ट हमने बनाई है 70 किसानों की जो हरियाणा के हैं, वो भी मैं हाउस पे लेकर दूंगा। तो ये जो प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है और जो आपकी सरकार कह रही है कि ये कोई भी किसान शहीद नहीं हुआ है या उनके नाम आपके पास नहीं है, तो ये नाम यहां हैं। और मैं चाहता हूं, ये देख लीजिए, मैं चाहता हूं कि जो इनका हक है और जो प्रधानमंत्री ने कहा है, जो माफी मांगी है, उनका हक पूरा होना चाहिए और उनको कॉम्पेंसेशन और रोजगार मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के लीडरान एक दूसरे पर निशाना साधने का मौका छोड़ते ही नहीं हैं। दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को टारगेट करते हुए नजर आते हैं। और अब ताजा बयान की हम बात कर रहे हैं जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह का तरफ से आया है। दिग्विजय सिंह ने दोनों ने आपस में एक दूसरे को बड़ा गद्दार बताने को लेकर सियासी घमासान छेड़ दिया है। सीनियर कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह के जरिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस के साथ गद्दारी करने के साथ साथ सिंधिया खानदान को झांसी की रानी से गद्दारी करने और अंग्रेज हुकूमत से वफादारी करने के बयान के बाद बीजेपी ने भी दिग्विजय सिंह पर जवाबी हमला किया है। बीजेपी के जरिए दिग्विजय सिंह के खानदान को न सिर्फ मुल्क से गद्दारी करने बल्कि अंग्रेजों और मुगलों से वफादारी करने को लेकर बीजेपी ने दस्तावेज भी जारी कर दिए हैं। तो इसी मामले को लेकर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त बराह रास्त जुड़ गए। मेहताब आलम, दोनों ही पार्टी के लीडर एक दूसरे पर वार करने का मौका नहीं छोड़ते हैं और अब दोनों ही एक दूसरे को गद्दार बता रहे हैं। साहिबा, इसकी वजह यह है कि भी पिछले दिनों दिग्विजय सिंह के गढ़ में सिंधिया का दौरा हुआ और उसके बाद से जो है सियासत तेज हो गई है, क्योंकि चंबल डिवीज़न से लेकर राघवगढ़ और राजगढ़ तक का जो इलाका है, यहाँ पर जो है सिंधिया की जो है ज़माने में हुकूमत रही है। तो दोनों राजघरानों की लड़ाई जो है पहली बार की नहीं है, लेकिन अब ये लड़ाई अवामी बन गई है। पहले दोनों राजघराने आपस में लड़ते थे, अब इनको लेकर दो बड़ी पार्टियां आपस में लड़ रही हैं और दोनों के जरिए एक दूसरे को गद्दार बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़े अहम सवाल यह है कि 1857 में हिंदुस्तान के लोगों ने मुल्क की आज़ादी के लिए जो बगावत की थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, उस वक्त जितनी भी रजवाड़े और रियासतें या नवाबीन थे उनके ख़िलाफ़ हुकूमत ऐसी जांच क्यों नहीं बैठा रही है कि वो लोग जिनकी वजह से मुल्क को आज़ादी 100 साल बाद मिली है, उनके खिलाफ जो है पता चल सके कि वो कौन कौन रियासतें थी, वो कौन से रजवाड़े, वो कौन से नवाब थे जिन्होंने मुल्क से गद्दारी की और अंग्रेज़ों का साथ दिया था, ताकि उनके खिलाफ कोई या उनके लोगों के खिलाफ जो है एक दस्तावेज जमा किया जा सके। एक दूसरे के इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, लेकिन इल्ज़ाम से आगे सियासत आगे नहीं बढ़ रही है। और दूसरी बात यह है क्योंकि मध्य प्रदेश में पंचायत इंतखाबात का ऐलान हो चुका है और आज जबलपुर हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर बड़ी जो है बहस चल रही है, समाज जारी है, जिसमें तय होना है कि तरीक़ाकार जो है वो कैसा जो ठीक है या नहीं है। क्योंकि जो पंचायत इंतखाबात है दोनों पार्टियों के जरिए उसमें खास मुकाबला है और दोनों पार्टियां आवाम के बीच में एक दूसरे के बीच पहुंच रही है और उसमें गद्दार का जो मामला है एक दूसरे पर जो है ज़रबकारी की जा रही है। क्योंकि दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस से जो है सिंधिया सिंह ने सारा फायदा उठाया और यहाँ से एमएलए लेकर जो पैसों का बंटवारा करके वहाँ पे चले गया और इनके बुजुर्गों ने झांसी की रानी का साथ न देकर जो है हिंदुस्तान के राजाओं का साथ न देकर जो है वहाँ पर गद्दारी की थी। वहीं पर कांग्रेस ने उस पर जवाबी हमला किया है और उसके सबूत पेश किए हैं कि दिग्विजय सिंह के खानदान ने क्या किया है। लेकिन तमाम मामले के पीछे सियासत यही है कि किस तरह से आवाम के बीच में अपनी पैठ को मजबूत किया जाए और एक दूसरे को बताया जाए कि बड़ा गद्दार कौन है। बिल्कुल, तो अब देखना ये होगा कि कौन बड़ा गद्दार इस मामले में सामने आता है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से दस्तावेजात भी पेश किए गए हैं। देखना ये होगा कि इन दस्तावेजात में क्या कुछ है। मेहताब आलम, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। हिंदुस्तान की 5 ट्रिलियन मईशत की तामीर में डिजिटल असासों का किरदार और क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के मसले पर आपको बता दें कि एक तकरीब के दौरान बताया गया है कि हिंदुस्तान की तरक्की के लिए क्रिप्टो करेंसी कितना बेहतरीन ऑप्शन है। इस मामले को लेकर तफसील आई है। वहीं इस मामले पर डॉक्टर मुकेश से खुसूसी बातचीत की गई है। देखिए, मजबूत है क्योंकि क्या है कि एक तो आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, दूसरी आपकी क्रिप्टो करेंसी है।
ब्लॉकचेन की काफ़ी ज़रूरत है आपकी लैंड रजिस्ट्री में, जुडिशल केसेस में, पुलिस रिकॉर्ड में, उसमें काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आती है और क्या है वो काफ़ी जॉब क्रिएट करते हैं, ग्लोबली उसकी काफ़ी डिमांड हैगी। तो इंडियन टेक्नोलॉजी पीपल जो जानते हैं ब्लॉकचेन काफ़ी सपोर्ट कर सकते हैं। दैट्स एक एस्पेक्ट वो हो गया है। क्रिप्टो क्या है कि यंगर जनरेशन उसे काफ़ी माइंड कर रही है, काफ़ी ट्रेड कर रही है, तो उसका भी काफ़ी फ्यूचर है। हमें क्या करना है कि पॉलिसी बनानी है, उसका फ्रेमवर्क बनाना, लॉ बनाने हैं टू इंश्योर देयर इज ट्रांसपेरेंसी, देयर इज लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीबॉडी। आज का जो कार्यक्रम का कॉन्सेप्ट है उसका हमारा जो आज प्रोग्राम था कि अगर हम क्रिप्टो अडॉप्ट करें तो वो $1.1 ट्रिलियन जीडीपी ऐड कर सकता है बाय 2030। टेक्नोलॉजी विल हेल्प इंडियाज इकोनॉमी ग्रो। तो वो हमारी कॉन्सेप्ट थी और उसमें क्या है कि हमें जो अभी पार्लियामेंट में डिस्कशन चल रहा है पॉलिसी साइड, उसको भी हमें एक्सपर्टीज उनको देनी है, फीडबैक देना है कि जो पॉलिसी बनाएंगे, लॉ बनाएंगे, वो फेयर हैं, इक्वल हैं, ट्रांसपेरेंट हैं। उसकी उस बात में डिस्कशन थी हमारी के अंदर में। एक विश्वास की जो कमी है, कई बार होता है कि क्रिप्टो करेंसी अचानक कहीं बैन ना हो जाए, ये ना हो, तो किस तरह से अफवाहें होती हैं और किस तरह से आप उसका एक समाधान बताना चाहते हैं? भाई आप देखिए चाइना ने बैन कर दी थी, बिटकॉइन ड्रॉप हुआ, फिर ऊपर चला गया, पर इंडिया में बैन की बात नहीं चल रही। इस टाइम बेसिकली फ्रेमवर्क की बात चल रही है, पॉलिसी की बात चल रही है, कौन से लॉ अडॉप्ट करें, क्योंकि क्रिप्टो क्या होता है कई भी देश में जाए उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और इंडिया में ये लोग बैन की बात नहीं कर रहे और जो भी अफवाहें चल रही हैं मैं तो कुछ के बारे कह नहीं सकता, पर ये कह रहा हूँ कि इसका फ्यूचर बड़ा अच्छा है और हम नहीं सोचते इंडिया में बैन होगी वो। तो न्यूज़ रूम लाइव से खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, आदाब।